Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher. In this video, we are going to talk about the topic education during Buddhist period. कि बुद्धिस्ट पीरियड में किस तरह की एजुकेशन दी जाती थी. देखिए, बुद्धिज़्म की बात करें तो इंडिया के अंदर ही बुद्धिज़्म का जो है जन्म हुआ था. और गौतम बुद्धा जी जो थे, जो कि एक इंडियन प्रिंस थे सक्या डायनेस्टी के. ठीक है, सक्या डायनेस्टी ऑफ क्षत्रियास, उनके किंग थे वो, ये प्रिंस थे. और इन्होंने ही बुद्धिज़्म को इंडिया के अंदर स्टार्ट किया. ठीक है, और पूरे विश्व में देखिए फिर वो फैल गया. ये एक नई तरह का रिलीजन था बुद्धिज़्म. इससे पहले इस रिलीजन का कोई भी देखिए प्रमाण नहीं है. बुद्धा जी जो हैं, गौतम बुद्धा जी, उन्होंने ही जो है इसकी शुरुआत करी. ठीक है, आगे देखिए बात करें तो जो मोनेस्ट्रीज़ होती थी वो यहाँ पे बुद्धिस्ट पीरियड में एजुकेशन का सेंटर होती थी. अब मोनेस्ट्रीज़ क्या होती हैं ये समझना ज़रूरी है. देखिए, मोनेस्ट्रीज़ को हिंदी में मठ बोला जाता है. ठीक है, बेसिकली वो ऐसी बिल्डिंग्स जो कि मॉन्क्स कम्युनिटी के द्वारा ऑक्यूपाइड थी. और वहाँ पे देखिए रिलीजियस चीज़ें होती थी. ठीक है, रिलीजियस वॉर्स वगैरह पढ़े जाते थे, तो उन्हें मोनेस्ट्रीज़ बोला जाता है. ठीक है, और मोनेस्ट्रीज़ के अलावा बात करें तो देखिए यहाँ पे देयर वाज नो अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन. और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती थी जहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी. ओनली द मोनेस्ट्रीज़ वर देयर इन द बुद्धिस्ट पीरियड, राइट. ओनली द बुद्धिस्ट कुड रिसीव रिलीजियस एंड अदर टाइप ऑफ एजुकेशन. ठीक है, और कोई नहीं ले सकता था अपार्ट फ्रॉम दोज हु आर नॉट बुद्धिस्ट. दे कैन नॉट टेक एजुकेशन. अदर पर्सन वर डिप्राइव्ड ऑफ दिस फैसिलिटी. देयर वर नो प्लेस फॉर यजना इन द बुद्धिस्ट सिस्टम. Buddhist period is Indian education roughly starts from 600 BC and last about the 1200 years till 600 AD. देखिए यहाँ पे राइट फिगर्स को याद करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज एवोल्यूशन कब हुआ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और जब बुद्धिज़्म की बात होती है तो एक ऐसा रिलीजन जो बहुत कुछ सिखाता है. आज के टाइम में हम देखें तो ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग रिलीजन है. एवरीबडी is like very much interested in this particular religion because यहाँ पे पीस की एजुकेशन दी जाती है. बहुत कुछ अच्छा है इस धर्म के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, राइट. अब वो कैसे है वो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन समझना क्या ज़रूरी है सबसे पहले हमें कि भाई बुद्धिस्ट पीरियड आया कहाँ से, बुद्धिज़्म कहाँ से आया, किन्होंने स्टार्ट किया, वो कौन थे, एजुकेशन इसमें कैसे दी जाती थी. बिकॉज हम ये एजुकेशन के कंट्रास्ट में टॉपिक कर रहे हैं, राइट. आगे बात करें तो ड्यूरिंग वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज मोस्टली इंडिविजुअलिस्टिक एफर्ट्स, वेयर एज ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन. यानी कि बुद्धिस्ट पीरियड में तो देखिए थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर होता है. ऑर्गेनाइजेशन आती है, इंस्टीट्यूट्स आते हैं, दोज हु आर इम्पार्टिंग द एजुकेशन, राइट. बट हम यहाँ पे थोड़ा सा और पुराने समय में जाएं और देखें कि वैदिक काल में कैसे होता था. तो वैदिक काल में ऑलरेडी हमने वैदिक पीरियड की देखिए लेक्चर किया हुआ है. मैं आई बटन में अगेन आपको लिंक दे रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो ये लेक्चर ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से बेस बनना स्टार्ट होता है. ठीक है, वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन थी वो इंडिविजुअलिस्टिक, देखिए एक एक करके हर एक जन पे इम्पोर्टेंस दी जाती थी उसकी. बट बुद्धिस्ट पीरियड में उसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया. ठीक है, विच वाज लाइक, देखिए जब जैसे टाइम बदलता है तो उस हिसाब से नीड भी हो जाती है, राइट. अब आते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में कि क्या थी ये बुद्धिस्ट एजुकेशन. देखिए, बुद्धिस्ट एजुकेशन गौतम बुद्धा की टीचिंग्स पे बेस्ड थी. दीज टीचिंग्स वर सो इम्पॉर्टेंट दैट दे रिमेन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ये बहुत देखिए फैला. एंड जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है इसने अपना एक रूट्स जो है हर जगह पे बनाई, राइट. क्योंकि यहाँ पे इसकी ब्यूटी है यहाँ पे. ठीक है, बहुत एक ऐसी चीज़ें हैं जो जो जिसकी इंसान को ज़रूरत है, स्पेशली इन द मॉडर्न लाइफ. आज की बात करें तो
कहीं ना कहीं हमें बहुत स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, एंड समवेयर एवरीवन, भागती दौड़ती ज़िंदगी में सभी को चाहिए आराम, रिलैक्स एंड पीस, राइट। तो वो यहाँ से आता है बुद्धिस्ट एजुकेशन से। बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें की जाती हैं जिससे इंडिविजुअल इंस्पायर होता है एज वेल एज सोसाइटी इंस्पायर होती है और सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। अब क्या क्या एम्स ऑफ एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म, वो करेंगे। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। बुद्धिज़्म एजुकेशन का सबसे मेन रोल था कि भाई एक बच्चे की जो पर्सनालिटी है उसको ओवरऑल तरीके से डेवलप किया जाए, फिजिकली भी हो, मेंटली भी हो, मॉरली भी हो, इंटेलेक्चुअली भी हो, राइट। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर। ड्यूरिंग दिस पीरियड in the organization of education, special emphasis was laid to the formation of character of the student, कि बच्चे का जो करेक्टर है, जो उसका चरित्र है, वो अच्छा बने, ठीक है। स्टूडेंट्स लाइफ जो है वो हार्ड है एंड रिग्रेस है, दैट इज़ वाई वी नीड्स दैट कि बच्चा जो है उस चीज़ को लाइक पॉजिटिवली ले और उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका करेक्टर एक अच्छे से और एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर फॉर्म हो, राइट। अच्छी पर्सनालिटी उसकी बने, एंड फॉर दैट यहाँ पे लाइक एजुकेशन जो थी इस चीज़ पे ध्यान देती थी। सो एक चरित्र निर्माण के लिए यहाँ पे जो है एम रखा गया, उद्देश्य रखा गया एजुकेशन का। अगला है रिलीजियस एजुकेशन, बहुत ज़रूरी था। देखिए कोई भी रिलीजन आता है, चाहे इस्लामिक की बात करें, हिंदुइज़्म की बात करें, तो रिलीजन की तो एजुकेशन हमेशा से एम्फसाइज होती रही है सोसाइटी में। And so in the Buddhist era also, in Buddhist era, religion was given top priority and education was imparted through it. किसको? देखिए रिलीजन को यहाँ पे प्रायोरिटी देके फिर एजुकेशन दी गई, ऐसा बाकी धर्मों में भी होता रहा है। द चीफ एम ऑफ एजुकेशन वॉज propagation of religion and inculcation of religious feelings, and education served as a mean to achieve salvation और निर्वाणा। तो निर्वाण के लिए बेसिकली यहाँ पे एक उद्देश्य बनाया गया कि इसलिए एजुकेशन है, एजुकेशन ये पर्पस एक इंसान को सर्व करेगा। अब क्वेश्चन आता है सर निर्वाणा क्या है, साल्वेशन क्या है? देखिए इसका मतलब होता है मोक्ष मिलना, ठीक है। ऐसी एजुकेशन और ऐसी रिलीजियस फीलिंग्स जो इंसान को मोक्ष की तरफ लेके जाएं, वो यहाँ पे एम रखा गया एजुकेशन का। तो इस तरह की रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फॉर लाइफ। देखिए एक चाइल्ड को फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करेगी एजुकेशन, ताकि बच्चा जो है आगे चलकर अपनी दिनचर्या कमा सके, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल डेवलपमेंट, जिससे बच्चे के शारीरिक विकास होगा। बच्चा जो है देखिए हेल्दी रहे, ठीक है, ऐसी फिज़िकल डेवलपमेंट उसकी हो कि स्वास्थ्य उसका बना रहे, ठीक है, डिज़ीज़ फ्री रहे और उसकी बॉडी में कोई भी सफरिंग्स ना हो। तो यानी कि हेल्थ के प्रमोशन के लिए भी यहाँ पे एम रखा गया बुद्धिस्ट एजुकेशन में। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। देखिए नॉलेज पे तो बहुत ज़्यादा बल दिया गया, क्योंकि एजुकेशन का अल्टीमेट पर्पस था नॉलेज, राइट। चाहे वो रिलीजियस नॉलेज की बात हो या और कोई नॉलेज की, प्रैक्टिकल नॉलेज बोल लीजिए, नेचुरलिस्टिक बोल लीजिए, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ध्यान दिया गया। और साथ में यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज और ट्रू नॉलेज की बात करी गई, ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज की और ना ही ऐसी नॉलेज जो कि फेक हो, राइट। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, कि बच्चे का जो है सोसाइटी के प्रति जो है एक बिहेवियर अच्छा हो, राइट। उसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें डेवलप हों, ऐसे मॉरल कैरेक्टर उसमें डेवलप हों जो कि सोसाइटी के लिए काम आए, ठीक है। मतलब वो सोसाइटी के हित में सोचे, सोसाइटी के प्रति एक सपोर्टर हो, एम्फेसाइज करे काइंडनेस पे, ट्रूथफुलनेस हो, ऑनेस्टी हो, कॉपरेशन हो उसके अंदर, राइट। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। ऐसा देखिए बुद्धिस्ट रिलीजन हमेशा से ह्यूमन का जो कल्चर है उसको एज अ होल देखता था और उसको बचा के, मतलब वो खो ना जाए, लुप्त ना हो जाए, उस पर ध्यान दिया जाता था। फॉर दैट दे एनकरेज द स्टडी ऑफ अदर रिलीजन्स
यहाँ पे देखिए किसी भी रिलीजन को ये नहीं है कि क्रिटिसाइज़ किया गया, हर एक ह्यूमन काइंड का जो भी रिलीजन है उसको उसके एंकरेज किया गया कि उसकी स्टडी करी जाए, कि सिर्फ उसी की नहीं, देखिए अपने रिलीजन के बारे में भी एम्फसाइज करते थे, बट क्रिटिसाइज अदर रिलीजन्स को नहीं किया गया, कि रिलीजन, कल्चर और फिलॉसफीज़ की एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द ह्यूमन कल्चर, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन कल्चर. Next is character formation, vocational development, education of Buddhist religion. तो these are the common points जिन पे यहाँ पे again emphasize किया गया. From exam point of view, just write 8 points, not more than that. Draw a flow chart and then explain each and every point. Now coming to the 4 or principles, noble truth of Buddhism. तो 4 हैं यहाँ पे जिनसे एक इंसान को एनलाइटमेंट मिलेगा, ठीक है. एंड जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बोले उस पे भी यहाँ पे इन 4 नोबल ट्रुथ से जो है फोकस किया जा सकता है. ये 4 जो है यहाँ पे देखिए, ये स्पार्क ऑफ द आंसर रहेगा आपका इफ़ यू आर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन योर एग्जाम. सो इसको हाईलाइट करके आप ज़रूर लिखें. फर्स्ट इज़ देयर इज़ सफरिंग. नेक्स्ट इज़ देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग, कि सबकी ज़िंदगी में सफरिंग्स हैं, ठीक है. सब कुछ ना कुछ देखिए किसी ना किसी हालातों से गुजर रहे हैं, ठीक है, और उनके पीछे कुछ कारण है, ठीक है. एंड दीज आर द सेसेशन ऑफ सफरिंग्स. सेसेशन का मतलब होता है एंड, समापन, राइट. तो हर एक सफरिंग का एंड भी है, एंड देयर इज़ अ वे लीडिंग टू द सेसेशन और सफरिंग, ठीक है. लास्ट पॉइंट में यहाँ पे बोला गया कि देखिए कि दुखों के निरोध का भी कोई ना कोई मार्ग ज़रूर है, ठीक है. मतलब दुख है तो दुख भी आपको कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं. देखिए आपने सुना होगा हर चीज़ जो होती है वो अच्छे के लिए होती है, चाहे वो कुछ भी गलत आपकी लाइफ में हो रहा हो तो भी वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे के लिए होता है, राइट. तो उस पॉइंट को यहाँ पे ये 4th नोबल ट्रुथ दर्शा रहा है, दैट देयर इज़ अ वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग्स. सो फर्स्ट पॉइंट, देयर इज सफरिंग. सेकेंड इज देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग. थर्ड इज देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग. फोर्थ इज देयर इज अ वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग. So highlight these points and then write in the examination. अब यहाँ पे देखिए 2 सेरेमनीज हैं जिनके बारे में बात की गई है, पबजा सेरेमनी और दूसरी है यहाँ पे उपासमदा सेरेमनी. तो उपासम्पदा सेरेमनी के बारे में भी बात करेंगे और पबजा सेरेमनी के बारे में भी, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना बहुत ज़रूरी है. देन वी विल डू कि करिकुलम कैसा था और मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे थे अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म. देखिए पबजा सेरेमनी जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ की, जहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी बुद्धिस्ट पीरियड में, वहाँ की एक सेरेमनी है जहाँ पे जो भी स्टूडेंट आता था एडमिट होने मोनेस्ट्रीज़ के अंदर, तो उसको जो है दुनियादारी, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ना पड़ता था. सारे रिश्ते नाते जो है वो त्यागने पड़ते थे. और उसको यहाँ पे देखिए जिस भी कास्ट से वो बिलोंग करता है वो छोड़नी होती थी. अब वो किसी कास्ट से बिलोंग नहीं करता है. और साथ में फिज़िकली उसको अपने बाल जो हैं वो फुली शेव कराने होने पड़ते थे. उसको बिल्कुल देखिए उसके सर पे एक बाल नहीं होगा, क्लीन फुली हेड उसका शेव कर दिया जाएगा. और उसको जो पीले वस्त्र होते हैं उनका जो है उनको धारण करना पड़ेगा, येलो क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे. तो ये होता था पबजा सेरेमनी में. नेक्स्ट देखिए जो ये सब करवा लेगा, पीले वस्त्र धारण कर लेगा और दीन दुनिया त्याग देगा, फैमिली त्याग देगा, उसके बाद यहाँ पे क्लीन शेव करवा लिया अपने हेड को, उसके बाद उसको प्रेजेंट होना होता था भिक्षु के सामने. और वहाँ पे भिक्षु की सहमति से जो है एक प्रे होता था मोनेस्ट्री के अंदर, ताकि वो स्टूडेंट जो है वो प्रॉपरली बुद्धिज़्म एजुकेशन ले सके, बुद्धिस्ट फॉलो कर सके. और उसको ये 3 एडवाइजेस दी जाती थी. फर्स्ट बोलना होता था आई टेक रिफ्यूज़ विद बुद्धा, आई टेक रिफ्यूज़ विद रिलीजन, आई टेक रिफ्यूज़ विद द ऑर्डर. फिर जाके उसका एडमिशन हो जाता था फॉर्मली.
The aspirant for admission used to pronounce these advices very distinctly. Then his admission was permitted. On being admitted, the individual called a Sherman. एडमिशन होने के बाद उस इंडिविजुअल को, उस इंसान को बोला जाता था, स्टूडेंट को, शर्मन। ठीक है, तो ये होती थी पबजा सेरेमनी। इसके बाद यहाँ पर है उपासंपदा सेरेमनी। इस सेरेमनी में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने पबजा सेरेमनी करी है। पबजा सेरेमनी के 12 साल बाद ये सेरेमनी होती है। लगभग जब 20 आयु का स्टूडेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे अब उसको प्रॉपरली, बिल्कुल अच्छे से जो है फैमिली और दीन दुनिया का त्याग करना पड़ता है। सब कुछ रिश्ते नाते छोड़ना ही नहीं, त्याग ही नहीं करना है, ख़त्म हो जाते हैं। ऊपर वाले में त्यागा था, यहाँ ख़त्म है। ठीक है, और यहाँ पे जो बाकी मॉन्क्स होते हैं मोनेस्ट्री के, उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है शर्मन को। और अगर शर्मन यहाँ पे देखिए सहमति रखते हैं मेजॉरिटी बेसिस पे, अगर सब मॉन्क्स रेडी होते हैं शर्मन को जो है फुल फ्लेज मेंबर बनाने के लिए मोनेस्ट्री का, मतलब कि एक सक्रिय एक्टिव मेंबर बनाने के लिए, तो यहाँ पे वो सेरेमनी प्रॉपरली हो जाती है और वो भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का एक मेंबर बन जाता है। अगर सब मना कर देते हैं तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहती है उपासंपदा सेरेमनी। इसके बाद देखेंगे कि करिकुलम कैसा होना चाहिए बुद्धिस्ट एजुकेशन के थ्रू। सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, जो कि 6 साल की होनी चाहिए, जिसमें बच्चे को पढ़ना, लिखना और 5 डिफरेंट साइंस, नेमली मॉर्फोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉजिक, स्पिरिचुअलिटी, इन सब का ज्ञान दिया जाए। इसके बाद हायर एजुकेशन की ड्यूरेशन रखी जाती है 12 साल की, जहाँ पे बच्चे को जो है जनरल ग्रामर सिखाई जाती है, रिलीजन की एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी की, आयुर्वेद की, फ़िलॉसफी की एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जाती है। स्पेशल एजुकेशन भी यहाँ पे होती है, जिसमें पाली, प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेजेस होती हैं, उनकी ग्रामर, लिटरेचर होती है, और भी सब्जेक्ट जैसे कि एस्ट्रोफिज़िक्स, कॉस्मोलॉजी, ज्यूरिप्रूडेंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, स्किल्स, वोकेशंस, आर्किटेक्चर, बुद्धिज़्म, जैन एंड वैदिक रिलीजन, थियोलॉजी, लॉजिक, ये सब सिखाया जाता है। तो ये यहाँ पे हायर एजुकेशन का पार्ट रहता है। नेक्स्ट इज करिकुलम ऑफ भिक्षु एजुकेशन। देखिए भिक्षु एजुकेशन 8 साल की रहती है, पर जो भिक्षु यहाँ पे आगे जाके भी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन और फिलॉसफी के बारे में, वो आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक हायर लेवल का स्पेशलाइजेशन होता है और कोई एक फील्ड होती है जिसके अंदर कंटिन्यू करना होता है, जिसमें यहाँ पे देखिए वर्ल्डली करिकुलम है, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, स्किल्स, वोकेशनल एजुकेशन, कुछ भी चूज़ कर सकता है स्टूडेंट। सेकंड है रिलीजियस करिकुलम, इनमें से कुछ चूज़ कर सकता है। सो इन दिस वे यू कैन राइट। कमिंग टू नाउ मेथड्स ऑफ टीचिंग। देखिए वर्बल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता था, मतलब ओरल एजुकेशन पे, बोल कर पढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुद्धिज़्म एजुकेशन के थ्रू प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा हमेशा एम्फसाइज किया गया है। सो यहाँ पे थ्योरेटिकल की जगह वर्बल एजुकेशन पे ज़्यादा बल दिया जाता था। नेक्स्ट इज डिस्कशन। डिस्कशंस पे हमेशा एम्फसाइज किया गया। यहाँ पे एक पावर डिस्कशन की समझी गई एंड डिस्कशन के थ्रू स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश रही। ठीक है, एंड so that their confidence, motivation, everything will increase and they will be the active members of the society. Next is prominence of logic. लॉजिक बनाना, लॉजिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स में आए, वो उस चीज़ पे भी यहाँ पे ध्यान दिया गया ताकि हर एक इंडिविजुअल के मेंटल लेवल का डेवलपमेंट हो, उसके अंदर मेंटल पावर और नॉलेज आए। नेक्स्ट इज टूर्स। टूर्स को भी देखिए यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बिल्कुल बखूब तरीके से समझा है, एंड जो आचार्याज हैं जैसे कि सरिपुत्ता, महाया गलवा, अनिरुद्धा, राहुला एट्सेट्रा गेव द इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्स फॉर एजुकेटिंग पीपल, बिकॉज जो घूम कर डिफरेंट जगह पे जाके जो एजुकेशन मिलती है उसका देखिए उसका एकदम से कनेक्शन होता है रियल लाइफ के साथ, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, तो इसलिए टूर्स की इम्पोर्टेंस को भी बिल्कुल समझा गया। ये बुद्धिस्ट मॉन्क का यहाँ पे
जो है एक एम्फसाइज किया गया इस टाइप की लर्निंग के ऊपर। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस। देखिए कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती थी हमेशा हर एवरी फुल मून नाइट जब होती थी तब, एंड फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन बुद्धिस्ट संघस। द मॉन्क ऑफ डिफरेंट संघ असेंबल एंड पुट फॉरवर्ड देयर डाउट्स फ्रीली। जो भी उनको डाउट्स लगते थे इस कॉन्फ्रेंस में वो डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे हर एक मॉन्क की जो देखिए अटेंडेंस होती थी वो बहुत कंपलसरी होती थी इन कॉन्फ्रेंस के अंदर। गैर हाजिर होना अलाउड नहीं होता था, हाजिर सबको होना होता था। मेडिटेशन इज सॉलिट्यूड। बुद्धिस्ट एजुकेशन हो और मेडिटेशन की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एजुकेशन पे यहाँ पे देखिए साथ में मेडिटेशन पे बहुत बल दिया गया, क्योंकि बोला जाता है कि एजुकेशन देखिए मेडिटेशन आपको पीस की तरफ लेके जाता है, आपके अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी आती है, आप टाइम का महत्व समझते हैं, आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, आप एक तरह से थोड़ा सा आइसोलेट हो जाते हैं। स्पिरिचुअल मेडिटेशंस करना बहुत ज़रूरी है, एक स्पिरिचुअलिटी उससे डेवलप होती है, राइट। तो ये सब बातें यहाँ पे की गई। सो दैट्स इट। बहुत देखिए लेंदी टॉपिक है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को सीखने को, क्योंकि देखिए बुद्धिस्ट एजुकेशन का टॉपिक सिर्फ लिमिटेड नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे इसको कुछ शब्दों में कवर करना बहुत मुश्किल होता है, एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू आप भी एग्ज़ाम में सोचोगे कि क्या पॉइंट लिखे क्या नहीं लिखे, बिकॉज इतना कुछ इस टॉपिक के बारे में लिखने को है। बट स्टिल I will always suggest you to go with the points, draw the flow charts, avoid the long paragraphs, only go with the short paragraphs wherever applicable, and introduction डाले, conclusion डाले, and that's it. That is the demand of the answer. इस topic से related कोई भी doubt हो तो आप बता सकते हैं comment box में लिखकर. We are going to definitely discuss over that query. Thank you.